टुडे विल बी डूइंग टाइम सीरीज। आज हम करेंगे टाइम सीरीज। टाइम सीरीज होता क्या है? व्हाट इज टाइम सीरीज? व्हेन द डाटा इज अरेंज्ड, कलेक्टेड और प्रेजेंटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज मंथ डाटा और मंथ डाटा, वीक डाटा और डे डाटा और ईयर डाटा, अगर किसी भी टाइम के हिसाब से किसी डाटा को दिया हो, दैट इज कॉल्ड टाइम सीरीज। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट when the data are observed on the basis of time, that is with respect to daily data, monthly data, yearly data, it is called time series. Time series means arrangement of data in chronological order. Chronology is also the same with respect to time. Now what is the utility of time series? Time series का इस्तेमाल क्या है? Time series के कई इस्तेमाल हैं। बेसिकली हम 5 इस्तेमाल आज कवर करने वाले हैं। फर्स्ट इज टू स्टडी द पास्ट बिहेवियर ऑफ द डाटा। डाटा की पुरानी स्टडी करना। जब भी हम पुरानी डाटा की स्टडी करते हैं तो हम आने वाले टाइम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और करंट टाइम का भी अनुमान लगा सकते हैं या फिर पता लगा सकते हैं। तो इसको सिंपल इंग्लिश में अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ टाइम सीरीज चेंजेस अकर्ड इन द पास्ट आर स्टडीड। जो पुराने टाइम पे जो चेंजेस हुए हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। ओनली बाय एनालाइजिंग द वेरियस सोर्ट्स ऑफ चेंजेस अकर्ड इन द पास्ट, economists and businessmen can frame their present policies by taking advantage of the past experience. मतलब past experience को दिमाग में रख के करंटली जो पॉलिसीज़ बना सकते हैं और फ्यूचर के लिए पॉलिसियाँ बना सकते हैं जो भी इकोनॉमिस्ट या बिजनेसमैन है। तो सेकेंड पॉइंट आ जाता है टू फोरकास्ट फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में पता लगाना, फ्यूचर के बारे में एंटिसिपेट करना। तो इसको सिंपल इंग्लिश में लिख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ टाइम सीरीज anticipation of changes going to occur in the future becomes possible because studies about the past prove to be very useful for forecasting about future. पुराने टाइम की स्टडी करके आने वाले टाइम का पता लगाया जा सकता है। अगर पुराने टाइम पे किसी भी मुल्क की नेशनल इनकम इस तरीके से बढ़ी है तो आने वाले टाइम पे कितनी होगी। तो टू फोरकास्ट द फ्यूचर पुराने डाटा को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है अगर फ्यूचर को फोरकास्ट करना है। थर्ड पॉइंट इज एस्टिमेशन ऑफ ट्रेड साइकिल। कि ट्रेड साइकिल्स को कैसे एस्टिमेट करते हैं। ट्रेड साइकिल्स बेसिकली बिजनेस साइकिल्स होती हैं जो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। उनको स्टडी करने के लिए बहुत मतलब अच्छा रहता है। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे पेपर में कि साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस इन अ टाइम सीरीज गिव आइडिया अबाउट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस लाइक बूम पीरियड, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी। बिजनेसमैन कैन अप्लाई this knowledge to rationalize his course of action by the way of which potential losses can be avoided. वो पहले ही बिजनेसमैन देख लेगा, भांप लेगा कि भाई लॉस होने वाला है, मार्केट गिरने वाली है या बढ़ने वाली है, उसी हिसाब से अपने डिसीजन लेगा ताकि उसको लॉसेज ना हो। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट इज कंपैरिजन। हम कंपेयर कर सकते हैं, दो टाइम सीरीज में कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम दो कंट्रीज़ की नेशनल इनकम के, इस कंट्री की इस टाइम पे नेशनल इनकम इतनी थी, पुराने टाइम पे ऐसे रही है और आने वाले टाइम पे कैसे रहेगी, हम कंपेयर कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में टाइम सीरीज एनालिसिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर कंपेरिजन ऑफ वेरियस टाइम सीरीज। by comparing two different time series together by comparing different time series together, their cause and effect can be more useful फॉर द एनालिसिस पर्पज़। तो दो से ज़्यादा को कंपेयर करें या दो को कंपेयर करें, इससे हमारे को फ्यूचर के बारे में थोड़ा नॉलेज हो जाती है। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है आपका वो हम डिस्कस करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है ये जो है हमारे आगे, टू स्टडी प्रेजेंट वेरिएशंस। तो हम प्रेजेंट वेरिएशंस की स्टडी कर सकते हैं इसमें। जैसे टाइम सीरीज़ में अभी क्या चल रहा है उससे उसको ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से हम पता लगा सकते हैं। सॉरी, time series analysis is also helpful in studying the present variations in different economic variables like national income, export and import, price data, output data वगैरह वगैरह। तो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। आप एक और पॉइंट इसमें ऐड ऑन कर सकते हो कि इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। ये हर एक सब्जेक्ट में यूज़ होता है। किसी भी टॉपिक में ले जाओ, बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर्स, फार्मर्स, कंज्यूमर्स, ऑल यूज टाइम सीरीज डाटा। नाउ गला बैठ गया तो थोड़ा माफ़ करना, बोल बोल के बैठ जाता है मेरा गला। तो कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, टाइम सीरीज़ के कंपोनेंट्स क्या है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आ सकता है टाइम सीरीज़ में, क्योंकि टाइम सीरीज़ में बहुत कम क्वेश्चन है जो थ्योरी पार्ट में आ सकते हैं। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़।
नंबर वन, सेकुलर ट्रेंड. सेकुलर ट्रेंड इज डिनोटेड बाय ट्रेंड टी. इसको ट्रेंड टी से डिनोट करते हैं. बेसिकली ये होता क्या है, जनरल टेंडेंसी ऑफ डाटा टू ग्रो और टू डिक्लाइन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ सेकुलर ट्रेंड. सेकुलर ट्रेंड हमें ये बताता है कि जनरल टेंडेंसी क्या है डाटा की. आमतौर पर डाटा ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है. लॉन्ग टर्म में डाटा ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उसकी टेंडेंसी को पढ़ना, दैट इज कॉल्ड सेकुलर ट्रेंड. सेकुलर ट्रेंड दो टाइप का हो सकता है. एक तो होता है लीनियर ट्रेंड, एक होता है पैराबोलिक ट्रेंड. लीनियर ट्रेंड मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी. जब भी हम ग्राफ बनाएंगे स्ट्रेट लाइन ऊपर या स्ट्रेट लाइन नीचे. पैराबोलिक में थोड़ा यू शेप टाइप कर्व बन जाती है, वो चीज़ हम पढ़ेंगे. तो सेकुलर ट्रेंड में वाई टी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स और पैराबोलिक ट्रेंड में ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीजनल ट्रेंड. सीजनल ट्रेंड वो ट्रेंड होते हैं जो एक साल के बीच में आते हैं. तो दोज वेरिएशंस विच अगर रेगुलरली विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, दैट इज समर विंटर एटसेट्रा, उसे सीजनल ट्रेंड कहते हैं. नेक्स्ट है साइक्लिकल वेरिएशंस, जिसको ट्रेंड सी भी कहते हैं. साइक्लिकल वेरिएशंस जो हमने पहले भी कर चुके हैं इकोनॉमिक्स में कि बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी. तो दीज आर दोज वेरिएशंस विच अकर इन ऑस्किलेटरी मैनर, ऊपर नीचे, कॉमनली नोन एज ट्रेड साइकिल्स और बिजनेस साइकिल्स. इसका मैंने डायग्राम भी बना दिया. ऊपर रहती इकॉनमी बूम, नीचे गिरती रिसेशन, लोएस्ट पे जाती डिप्रेशन और फिर से रिकवरी. तो ये भी आसान टॉपिक है. एंड लास्ट इज इर्रेगुलर वेरिएशन. इर्रेगुलर को ट्रेंड आई भी कहते हैं. इनका कोई दीन ईमान नहीं होता, कोई दीन धर्म नहीं होता. ये कभी भी ऊपर कभी भी नीचे, जैसे शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी के रेट्स, ठीक है, इस टाइप के. तो दीज आर शॉर्ट टर्म वेरिएशंस विच अकर इरेगुलरली ड्यू टू एनी एक्सीडेंटल कॉज, दैट इज स्लम्प इन द शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी रेट्स. तो मैंने बनाया हुआ है कि कभी भी ऊपर कभी भी नीचे. इनका कोई दीन धर्म नहीं है. तो उसके बाद आ जाता है मेथड्स टू मेजर. किन किन तरीके से हम मेजर कर सकते हैं. ये जितने भी मेथड्स हैं हम आने वाली वीडियोस पे कवर कर रहेंगे सारे के सारे. तो बेसिकली देर आर मैनी मेथड्स, बट हम दो मेन मेथड कवर करेंगे जो पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है, और जो रिसर्च में चाहिए ही चाहिए. बाकी जो मेथड्स हैं वो ऑल फॉल के मेथड हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट, मूविंग एवरेज मेथड. मूविंग एवरेज मेथड में सबसे पहले आ जाता है ऑड नंबर ऑफ ईयर, देन इवन नंबर ऑफ ईयर, देन वेटेड मूविंग एवरेज और लीस्ट स्क्वायर मेथड, जिसमें आ जाता है डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड. और शॉर्टकट मेथड में दो हैं, इवन नंबर ऑफ ईयर्स एंड ऑड नंबर ऑफ ईयर्स. ये मैं सारे कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियोस में, क्योंकि ये सारा लंबा टॉपिक हो जाएगा. तो मैं नहीं चाहता कि ये सारा का सारा टॉपिक एक में घुसा दूँ और वीडियो 2 घंटे की हो जाए और कोई देखे ही ना वीडियो, ठीक है. तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम सीरीज़. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है. टेक केयर, हैव अ नाइस डे. आज हम करेंगे टाइम सीरीज़ का पार्ट 2, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि टाइम सीरीज़ को कैसे निकाला जाता है, किस तरीके से ट्रेंड वैल्यूज़ निकाली जाती हैं. इसके अंदर जो फर्स्ट मेथड है वो है मूविंग एवरेज मेथड. और मूविंग एवरेज मेथड के अंदर दो मेथड्स हैं, ऑड नंबर ऑफ़ ईयर्स, इवन नंबर ऑफ़ ईयर्स. और थर्ड एक जो इनडायरेक्ट सा आ जाता है इनका, वेटेड मूविंग एवरेज. तो वेटेड मूविंग एवरेज भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ये कैसे निकलेगा, किस तरीके से होगा. इवन नंबर ऑफ़ ईयर्स का अलग तरीका है, ऑड नंबर ऑफ़ ईयर्स का अलग तरीका है, और वेटेड मूविंग एवरेज थोड़ा स्लाइटली इससे डिफरेंट है. किस तरीके से होगा इस ये सारा का सारा आज हम डिस्कस करेंगे. तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, 20-25 मिनट की. उसमें सारा डिस्कस हो जाएगा कि क्या चीज़ कैसे होती है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और हेडिंग बनाते हैं ऑड नंबर ऑफ़ ईयर्स. ऑड नंबर ऑफ़ ईयर्स. ऑड नंबर ऑफ़ ईयर्स में अगर हम मूविंग एवरेज निकालना चाहें तो ऑड नंबर कौन से होते हैं, 3, 5, 7, 9. तो इन सब ऑड नंबर्स का एक ही तरीका है निकालने का. क्या तरीका है वो मैं अभी आपको डिस्कस करके बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन लिख लेते हैं कि फाइंड 3 ईयरली मूविंग एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. फाइंड 3 ईयरली मूविंग एवरेज. फाइंड 3 ईयरली मूविंग एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. ये स्टाइलस पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए थोड़ा आप बेयर कर लेना अगर हल्की फुल्की गलती हो जाए, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस है ये स्टाइलस वगैरह पे लिखने का. तो फाइंड 3 ईयरली मूविंग एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. फॉलोइंग डाटा से हम निकालेंगे 3 ईयरली मूविंग एवरेज. सपोज हमें ईयर्स दिए हुए हैं 1981, 82, 83, 84, 88 तक. मैं सारे ईयर्स लिख लेता हूँ 88 तक. उसके बाद कंपनी की सेल्स दी हुई है. सेल्स दी हुई है 3, 8, 2, 4, 6, 2,
6253। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको कहा है 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालो। अब 3 ईयरली में जो 3 है ये ऑड नंबर है ना, तो इसीलिए इसका तरीका अलग है। मैंने जानबूझ के जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो 8 लिए हैं, 8 मतलब इवन लिए हैं, ताकि आप ये ना सोचो कि नंबर ऑफ ईयर्स देखने, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं देखने, जितने ईयरली मूविंग एवरेज निकालनी है सिर्फ वो देखनी है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि 3 ईयरली मीन्स ऑड नंबर ऑफ ईयर्स, means odd number of years, and we will not consider the years in a given data, जो भी गिवन डाटा में ईयर्स हैं, जो 8 ईयर्स हैं वो नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे? हम 3 ईयरली है तो 3 को मान के चलेंगे कि ये ऑड नंबर है। 5 ईयरली होता तो भी ऐसे होता, 7 ईयरली होता तो भी ऐसे होता। तो वन एंड द सेम मेथड है ऑड नंबर ऑफ ईयर्स का। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, प्लीज़ नोट। तो प्लीज़ नोट की जगह नोट्स लिखा गया, तो स्पीड में आप थोड़ा बेयर कर लेना इसको। तो उसके बाद ये किस तरीके से निकाला जाता है, एक बार मैं आपके सामने फिर से एक फ्रेश टेबल बनाऊंगा। 1981 से लेकर 88 तक लिख लूँगा। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 और साथ में सेल्स हैं 3, 8, 2, 4, 6, 2, 5, 3। तो ये गिवन डाटा था, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई शक वाली बात नहीं है, ये हमने गिवन डाटा लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? 3 ईयरली मूविंग टोटल निकालेंगे। तो नेक्स्ट, ये तो आपको क्वेश्चन गिवन था, तो नेक्स्ट कॉलम में हेडिंग बनाता हूँ 3 ईयरली मूविंग टोटल। 3 साल का टोटल करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझ लेना, मैंने पहले 3 साल का एक ग्रुप बनाया, इसके सेंटर में लिखूंगा, जो भी आप ग्रुप बना रहे हो उसके सेंटर में इसका ऐड करके 13 आया, ऊपर से एक छोड़ दो, फिर नेक्स्ट 3, और जो भी ग्रुप बनाया उसके सेंटर में लिखना है, ऊपर से एक छोड़ दो, तो एक ऊपर से छोड़ते रहना है। और जो भी आप ग्रुप बना रहे हो उसके सेंटर में हमेशा लिखना है, सेंटर में। ठीक है, तो ऊपर से एक छोड़ते रहोगे तो ये चीज़ आपके सामने तैयार होती रहेगी। ऊपर से एक छोड़ते रहना आपने, तो ये चीज़ आपके सामने तैयार होती रहेगी। तो इसके हिसाब से अब हम हर एक ग्रुप का टोटल कर लेते हैं। तो नेक्स्ट ग्रुप बना के इसका टोटल कर लेते हैं। नीचे वाला बनेगा ही नहीं क्योंकि कुछ रह ही नहीं गया, 2 ही नंबर रह गए, हमने तो 3 ईयरली निकालना था। नेक्स्ट आ जाता है 3 ईयरली मूविंग एवरेज। 3 ईयरली मूविंग एवरेज। अब ये 3 ईयरली मूविंग एवरेज कैसे निकलेगी? जितने एवरेज क्या होता है? टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। तो नंबर ऑफ आइटम तो हमने 3 ऐड किए हैं, तो हर एक नंबर को 3 से डिवाइड करना है। हर एक नंबर को आपने 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, हर एक नंबर को आप 3 से डिवाइड करते रहो। ठीक है, तो जब 3 से डिवाइड करोगे तो ये सारे नंबर्स आपके आगे आ जाएंगे। तो जैसे ये नंबर्स आपके आगे आएंगे, ये जो नंबर्स हैं इनको हम कहते हैं ट्रेंड वैल्यूज़। ये जो नंबर्स हैं इनको हम कहते हैं ट्रेंड वैल्यूज़। तो आपने ये जो गिवन डाटा है और ये जो ट्रेंड वैल्यूज़ हैं, गिवन डाटा और ट्रेंड वैल्यूज़ हैं, इनको प्लॉट करना होता है। अब इनको प्लॉट कैसे करना होता है ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा, मगर ये जो लास्ट में हमारे निकले हैं ये हैं ट्रेंड वैल्यूज़। ये हैं ट्रेंड वैल्यूज़। तो ये जो ट्रेंड वैल्यूज़ हैं इनके थ्रू कैसे निकालेंगे ये मैं नेक्स्ट पेज पे आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं और नेक्स्ट पेज पे हम इसकी एक डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक्स एक्सिस बना दी मैंने, वाई एक्सिस बना दी। एक्स एक्सिस पे हमेशा ईयर्स देने हैं, मतलब टाइम देना है, और वाई एक्सिस पे हमने सेल्स देनी है। तो मैं एक रफ सा डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ कि ये बनाना कैसे है। तो सबसे पहले हमारी हाईएस्ट सेल्स 8 तक है, तो मैं 2 के गैप पे ले लेता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, और ईयर्स हमारे शुरू हैं, कैंसिल कर देता हूँ। ईयर्स हमारे शुरू हैं 81 से 88 तक, तो मैं बराबर ले लेता हूँ। वैसे जब आप ग्राफ में बनाएंगे तो आपको बहुत आसान रहेगा, तो मुझे यहाँ थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि इक्वल गैप रखना थोड़ा सा मुश्किल है, मगर मैंने आपको एक आइडिया देना है कि बनाते कैसे हैं। एक बार आइडिया आ गया फिर तो आप जो मर्जी जितना मर्जी बनाओ। तो सबसे पहले गिवन डाटा में 81 के सामने 3 है,
तो हम पहले गिवन डाटा को प्लॉट करेंगे। जैसे ये 81 और 81 के सामने 3, तो हम यहाँ से चलते हैं 81 यहाँ से, और यहाँ से 3, यहाँ से 81, तो इन दोनों को मिला के यहाँ पे एक पॉइंट बन जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर देखें तो 82 के आगे 8 है, ठीक है। 82 के आगे 8 को प्लॉट करेंगे 82 के सामने, और यहाँ 8 के सामने है तो ये डॉट लगा देंगे। सिमिलरली अगर 83 के आगे देखें तो ये कितना है 2, तो हम 83 के आगे 2 देख लेंगे, ठीक है। सिमिलरली 84 के आगे कितना है, 84 के आगे है 4, ठीक है। 84 के आगे है 4, तो हम 84 के आगे 4 पे डॉट लगा देंगे, ठीक है। 85 के आगे है 6, तो नेक्स्ट 85 के आगे 6 लगा देते हैं, 85 के आगे 6 के सामने, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मैं ग्राफ नहीं यूज़ कर रहा, अगर ग्राफ यूज़ कर रहा होता तो बिल्कुल सही रहता। 86 के आगे 2, 86 के आगे 2, 2 यहीं कहीं आ जाएगा। फिर 87 के आगे 5, 87 के आगे 5, और 88 के आगे 3, ठीक है, यहाँ कहीं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने ब्लैक डॉट्स लगाए हुए हैं इनको हम पहले, मैं इसको रब कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। ओहो, वाई एक्सिस भी ख़त्म होगी। अब वाई एक्सिस दोबारा से बना देता हूँ, रेड कलर सिलेक्ट करके, ये लो वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब हम ये जो ब्लैक डॉट्स हमने बनाए हैं इन सबको एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ मैं सारे पॉइंट्स को। तो ये जो हमें डायग्राम मिलेगा सारी पॉइंट्स को ज्वाइन करके, इसको गिवन डाटा कहते हैं, क्योंकि ये तो गिवन ही था, जो क्वेश्चन में गिवन था उसको हम क्या कहेंगे, गिवन डाटा। तो इसको हमेशा स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट एरो मार के आप लिख लोगे गिवन डाटा, तो ये क्या है हमारा गिवन डाटा। तो अब हम क्या करेंगे, गिवन डाटा के बाद अब ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे, ये जो 4.33 है ये किसके सामने है, 82 के सामने है, तो 82 के सामने 4.33 पुट करेंगे। तो मैं 82 के सामने 4.33 यहाँ कहीं आसपास पुट कर देता हूँ। इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ट्रेंड लाइन देखने में अच्छी लगे। 84 के आगे 82 के आगे 4.33, 83 के आगे 4.66, तो 4 है और इसके सामने भी 4 है, तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पहले 4.66 प्लॉट करेंगे, 4 से थोड़ा सा ऊपर, और फिर उसके बाद इसके सामने 4 प्लॉट करना है। 4 तो वो पुराने वाला ही पॉइंट आ गया, तो वही वाला पॉइंट ले लेंगे। तो 85 के सामने देखते हैं कितना है, 85 के सामने भी 4 है, ठीक है, और 86 के सामने 4.33 है। तो अब हम जाके 85 के सामने फिर से 4 प्लॉट कर देते हैं। 85 के सामने अगर हम देखें, 85 के एकदम सामने 4 वही वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। तो हम वहाँ एक डॉट लगा देंगे। उसके बाद 86 के सामने 4.6 और 3.3, तो नेक्स्ट में हम 4.33 एंड 3.3 जो है वो लगाएंगे बेसिकली। तो मान लो हमने ये जो है सारा का सारा कर लिया, ठीक है, ये सारा का सारा कर लिया। कभी कभी स्पीड में थोड़ी गलती भी हो जाती है, अगर कोई गलती हो तो आप उसको नज़रअंदाज करके आप मेथड सीखेंगे, मैंने किस मेथड से किया है। तो इन सारे डॉट्स को आप मिला लें, ठीक है। तो जब हम सारे डॉट्स को मिलाएंगे तो ये हमें क्या बताएगी, ट्रेंड लाइन। तो ये थी हमारी ट्रेंड लाइन। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनती है, ठीक है। अगर स्पीड में कोई गलती हो जाए, क्योंकि मेरे ऊपर इतना प्रेशर होता है, वीडियो भी बनानी है और टीचिंग भी करनी है, तो साइमल्टेनियसली मैं आपके भले की सोचता हूँ। अगर इक्का दुक्का पॉइंट की कोई गलती हो जाए तो आप मतलब उसको इग्नोर कर देना, बस मेथड देखना कि मेथड आपको समझ आ गया कि नहीं। तो ट्रेंड लाइन आपने बना ली, ठीक है। तो इसी तरीके से काम चलता है। और अब हम चलेंगे नेक्स्ट मेथड पे नेक्स्ट मेथड पे जो कि है इवन नंबर ऑफ ईयर्स। तो नेक्स्ट मैं हेडिंग बनाता हूँ इवन नंबर ऑफ ईयर्स। इवन नंबर ऑफ ईयर्स, इवन नंबर ऑफ ईयर्स में क्या होता है, 4 ईयरली, 6 ईयरली, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। 4 ईयरली, 6 ईयरली, 8 ईयरली, इन सब का एक मेथड होगा, ठीक है। तो मैं वही वाली एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। फाइंड 4 ईयरली मूविंग एवरेज, 4 ईयरली मूविंग एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो डाटा लिख लिया आपका, कैंसिल, डाटा लिख लिया ईयर्स,
ईयर्स हैं 1991, 92, 93, 94 अप टू 97 तक लिख लेता हूँ। तो मैंने जानबूझ के 7 ईयर्स लिखे हैं ताकि आप नंबर ऑफ़ ईयर्स को ना देखो, ठीक है, आप 4 ईयरली को देखो, क्योंकि 4 ईयरली जितने ईयरली निकालना वो तो इवन नंबर है ना, तो सेल्स भी दे दी इसके साथ। तो फिर से मैं लिख लेता हूँ वही नोट जो पिछली बार मेरे से प्लीज़ नोट्स लिखा गया, नोट लिखना था। तो रिमेंबर दैट वी हैव टू कैलकुलेट 4 ईयरली, वी हैव टू कैलकुलेट 4 ईयरली मूविंग एवरेज। 4 ईयरली क्या है, 4 ईयर है, इवन नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब इवन नंबर ऑफ सीरीज है, तो हमें इवन नंबर देखना है, ठीक है ना। 4 ईयरली मूविंग एवरेज, विच इज़ इवन नंबर। तो जो इवन नंबर है हमें उसी के हिसाब से निकालना है। तो वे ये भी लिख लेता हूँ, एंड वी विल नॉट कंसीडर द नंबर ऑफ़ ईयर्स गिवन इन द डाटा। जो नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं वो 7 है, वो नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, वो बिल्कुल नहीं कंसीडर करेंगे। नंबर ऑफ़ ईयर्स इन द गिवन डाटा, ठीक है, हम कितने ईयरली निकालना है उसे कंसीडर करेंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बच्चों को कंफ्यूज कर देती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक बात याद रखना, जब भी इवन नंबर ऑफ़ ईयर्स आएँ, तो मेरे पास तो यहाँ जगह कम है, आप लोगों ने क्या करना है, इवन नंबर ऑफ़ ईयर्स के चक्कर में आपने एक एक लाइन छोड़ के लिखना है। जैसे 91 लिखा, मेरे पास तो यहाँ जगह कम थी इसलिए मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, तो आपने एक एक लाइन छोड़ के लिखना है हमेशा, ये बात अपने दिमाग में बांध लो, ठीक है। तो यहाँ मैंने ईयर्स लिख दिए सारे के सारे जो कि गिवन ही थे, और नेक्स्ट कॉलम में जो सेल्स थी वो भी गिवन थी, 3, 2, 5, 6, 7, 2, 5। तो ये सारी की सारी क्या थी, गिवन। अब मेन चीज़ यहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले आप हेडिंग बनाओगे 4 ईयरली मूविंग टोटल, 4 ईयरली मूविंग टोटल। तो 4-4 साल का टोटल करो। तो 4-4 साल का टोटल करेंगे तो 4 साल का सेंटर तो कोई बनता ही नहीं है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बीच में एक लाइन छोड़नी बहुत ज़रूरी है। तो पहले 4 का लिया, ठीक है, तो इसका सेंटर क्या आ गया 92, 93 के बीच में, तो ये आ गया 16। नेक्स्ट 4 लिए, ठीक है, इसका सेंटर 93, 94 के बीच में आ गया, तो जगह तो है नहीं, मगर आप एक लाइन छोड़ के करोगे तो जगह बन जाएगी। नेक्स्ट 4 लिए, इसका 94, 95 के बीच में आ गया। नेक्स्ट 4 लिए, तो इसका जो टोटल है वो 95, 96 के बीच में अपने लिखना है। तो क्योंकि सेंटर में लिखना होता है और सेंटर में कोई है ही नहीं, तो इसलिए आपको एक एक लाइन छोड़ोगे तो वहाँ उसके सामने कोई ईयर नहीं आएगा। नेक्स्ट है 4 ईयरली मूविंग एवरेज, मतलब 4 से डिवाइड करो क्योंकि 4 का टोटल किया है, तो ये आ गया 4, 5, 5, नेक्स्ट आ गया 5.25 और नेक्स्ट आ गया 5। तो ये 4 ईयरली मूविंग एवरेज आ तो गई, मगर ये किसी ईयर के सामने नहीं आ रही, तो हमेशा ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए 2 ईयरली मूविंग टोटल और 2 ईयरली मूविंग एवरेज निकाला जाता है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 ईयरली मूविंग टोटल, 2-2 साल का टोटल करेंगे। जैसे ही हम 2 साल का टोटल करके इसके सेंटर में लिखेंगे वो एकदम से 93 के आगे आ जाएगा, समझिए बात। नेक्स्ट 2 का टोटल करके सेंटर में लिखेंगे वो 94 के आगे आ गया। नेक्स्ट 2 का टोटल करके सेंटर में लिखेंगे वो 95 के आगे आ गया सॉरी। तो इस हिसाब से हमने सेंटर निकाल लिया, मगर अब अगर 2-2 का टोटल किया है तो 2-2 की एवरेज भी निकालनी पड़ेगी, इसलिए मैंने 2 ईयरली मूविंग एवरेज का कॉलम बनाया और हर एक को 2-2 से डिवाइड कर लिया। तो जब मैं हर एक को 2-2 से डिवाइड करूँगा तो आपके सामने सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे 2 से डिवाइड करके। और थर्ड आइटम जो है 10.25, इसको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये सारे रिजल्ट हमारे सामने आ गए। अब हमारा क्या हुआ, ये जो 3 है, ये 3 ईयर्स के सामने वो 3 डाटे आ गए। ये जो था ये हमारा गिवन डाटा था, और ये जो हमारा लास्ट में जो निकला है ये है ट्रेंड वैल्यूज़, ये हैं ट्रेंड वैल्यूज़। तो अब हम उसी तरीके से, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था ना किस तरीके से सॉल्व करना है, उसी तरीके से एक गिवन डाटा का डायग्राम बना लेंगे और बाद में ये जो डॉटेड लाइन है उसको ट्रेंड से शो कर देंगे। तो ये तो बहुत आसान है, तो इसको बना के मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आपको पता है ये कैसे बनाना है। तो ये ना हो कि मैं इसी पे टाइम वेस्ट करूँ और ये वीडियो 40 मिनट की हो जाए, तो उसका फ़ायदा नहीं है कोई। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। मगर एक और तरीका है, ध्यान से समझना, एक और तरीका है। लोग क्या करते हैं, कई बार 4 ईयरली टोटल कर लेते हैं और 4 ईयरली टोटल करने के बाद 4 ईयरली टोटल करने के बाद सीधा 2 ईयरली टोटल करते हैं और लास्ट में 8 से डिवाइड कर देते हैं, वो भी एक ही बात है, ठीक है। और गिवन डाटा को स्ट्रेट लाइन और ट्रेंड लाइन को डॉटेड लाइन, ये आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट हम थर्ड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, दैट इज़ वेटेड मूविंग एवरेज। अब ये वेटेड मूविंग एवरेज क्या होता है कि आपको कह देते हैं कि 3 ईयरली, 5 ईयरली, 4 ईयरली, जितना ईयरली निकालो, मगर साथ में वेट्स दिए होते हैं। अब वेट्स के थ्रू कैसे निकालना है ये मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ हमारे पास क्वेश्चन है, 90% सेम है, बस हल्का सा ट्वीक है इसमें, वो आपको समझना है। सपोज़ आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड 3 ईयरली मूविंग एवरेज, फाइंड 3 ईयरली मूविंग एवरेज with weights 2, 1 and 3। वेट्स 3 दिए हुए हैं, 2, 1 एंड 3। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ प्रॉपरली इसको, 2, 1 एंड 3 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। वेट्स दिए हुए हैं और आपको कहा है 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालो। अब मैं डाटा लिख लेता हूँ, ईयर्स हम शुरू करते हैं 92 से और 98 तक लेके जाते हैं। 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98। मैं थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूँ, मैंने पहले वाला 1990 नहीं लिखा, थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाए वीडियो। तो सेल्स है 3, 4, 6, 2, 5, 1, 3। तो ये आपकी सेल्स है। तो इसमें किस तरीके से आपने निकालना है, किस तरीके से आपने ख्याल रखना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो मैं आपको जैसे ये सॉल्व कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे, वैसे आपको समझा रहा हूँ कि हमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले मैं एक फ्रेश टेबल बनाऊँगा। ठीक है, फ्रेश टेबल में मैं ईयर्स लिख लेता हूँ। ईयर्स वही वाला सेम क्वेश्चन, 1992 से शुरुआत करूँगा और 98 तक लेके जाऊँगा। अब आप मुझे ये मत कहना कि मैंने 1993, 1994 ऐसे नहीं लिखा। मैंने कहा चलो थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाएगी वीडियो, मेन तो मकसद समझाना है ना। तो आउटपुट वही लिखी, 3, 4, 6, 2, 5, 1, 3। तो जो भी हमारी ये जो सेल्स दी हुई है, यहाँ थोड़ा मिटा लेता हूँ इसको ताकि ये प्रॉपर आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट मैं बनाता हूँ 3 ईयरली वेटेड मूविंग टोटल। 3 ईयरली वेटेड मूविंग टोटल। वेटेड मूविंग टोटल कैसे निकालते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, वेटेड मूविंग टोटल। अब हम क्या करेंगे, हमारे सामने वेट्स क्या थे, 2, 1 एंड 3। तो हम पहले 3 का पेयर बनाएंगे। वेट्स क्या हैं मैं नीचे लिख लेता हूँ ताकि बार बार पीछे ना जाना पड़े। 2, 1 एंड 3। तो मैं क्या करूँगा, ग्रुप बनाया, ग्रुप में पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, दूसरे नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा और तीसरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और फिर टोटल कर दूँगा। जैसे फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया, थर्ड नंबर से, दैट इज़ 3। तो तीनों जो नंबर वाइज हैं उनको नंबर वाइज मल्टीप्लाई कर लेना है और आपस में क्या कर लेना है, प्लस। तो इन तीनों को आपस में प्लस करेंगे तो कितना आया, हमारे आगे आ गया 28। तो जब हम नेक्स्ट 3 करेंगे, ये बात याद रखना, जब हम नेक्स्ट 3 करेंगे तो नेक्स्ट 3 है 4, 6, 2। अब ये जो 4 है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 6 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, जो 2 है वो हमारा 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब भी नेक्स्ट लेते रहेंगे तो उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसके सामने मैं लिख लेता हूँ 28। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया पहले वाले को। ठीक है, और इसी तरीके से 2, 1, 3 का लॉजिक चलता रहेगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया और आपस में जब टोटल किया इसको तो ये आ गया 28। सिमिलरली जब नेक्स्ट पेयर बनाया, 4 को 2 से किया, 6 को 1 से किया और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया। तीनों को मल्टीप्लाई करके जब आपस में प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 20। सिमिलरली जब नेक्स्ट 3 करेंगे तो सेंटर में लिखना है, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करके टोटल करेंगे, आ जाएगा 29। वैसे ही इन तीनों से मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 12। और जो लास्ट है 5 को 2 से करेंगे, 1 को 1 से करेंगे और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में टोटल करेंगे, आ जाएगा 20। तो बस इतना ही इसमें सीखना है। और नेक्स्ट है सिग्मा डब्ल्यू। इसमें आपको 3 ईयर लिया तो 3 से डिवाइड नहीं करना। सिग्मा डब्ल्यू का मतलब है कि भाई जो वेट्स हैं उनका टोटल करो। जब हमने वेट्स का टोटल किया तो ये तो 6 आया। तो अब जब 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालेंगे ना, तो जो वेट्स का टोटल है उससे डिवाइड करेंगे। आई रिपीट, 3 ईयरली है तो 3 से डिवाइड नहीं करना क्योंकि ये वेटेड मूविंग एवरेज है। तो जो वेट्स आए हैं ना उससे डिवाइड करना है।
तो आपको ये ख्याल रखना है कि वेट से डिवाइड करना है। जैसे 28 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज़ 4.66, नेक्स्ट 20 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज़ 3.33, ठीक है, और 29 डिवाइडेड बाय 6 इज़ 4.83। तो इस तरीके से हम 6 से डिवाइड करके सारे नंबर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये जो आंसर आया लास्ट में, ये आंसर जो है ये ट्रेंड वैल्यूज़ हैं। ये क्या है? ट्रेंड वैल्यूज़। और ये क्या था? गिवन डाटा। और जो लास्ट में आया ये क्या है? ट्रेंड वैल्यूज़। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रेंड वैल्यूज़ को उसी तरीके से डायग्राम में बना लेंगे। और डायग्राम बनाना तो बहुत आसान है, आपको मैंने सिखाया हुआ है। तो अगर आपको नहीं आता तो आप पीछे जाके चेक कर सकते हैं। गिवन डाटा को ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, वो ट्रेंड वैल्यूज़ बन जाएंगी। आज हम करेंगे टाइम सीरीज़ का थर्ड पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है रिसर्च एनालिसिस के लिए, जिसको हम कहते हैं टाइम सीरीज़ इन ली स्क्वायर मेथड। तो हम टाइम सीरीज़ का ली स्क्वायर मेथड करने वाले हैं, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में आना पक्का होता है ऑलमोस्ट। इसमें दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। और शॉर्टकट मेथड के भी फर्दर दो पार्ट्स हैं, ऑड नंबर ऑफ ईयर्स एंड इवन नंबर ऑफ ईयर्स। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है वो बताऊंगा, एक क्वेश्चन करके बताऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो अभी तक तो आप पॉज करके लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत करता हूँ, लिखता हूँ दिन रात उठ के, ताकि बच्चे पास हो जाएं या कुछ उनको समझ आ जाए, तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। तो वाई टी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला है ए प्लस बी एक्स, और सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई तो मुझे बता देना कि हमें ये फार्मूला जो है वो याद करने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि फार्मूला ड्राइव कैसे हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले हेयर, ये जो वाई टी है ये क्या चीज़ है? हेयर वाई टी इज़ ट्रेंड। वाई टी को हम क्या कहते हैं? ट्रेंड। तो कई बुक्स में वाई टी लिखा होता है, कई बुक्स में वाई सी लिखा होता है, ठीक है। और ये हमेशा कैपिटल लेटर में आएगा, स्मॉल लेटर में नहीं आएगा। तो कुछ जनरल बातें जो मैं बता रहा हूँ कि y इज़ कैपिटल एंड नॉट अ स्मॉल लेटर, ठीक है। ये बात हमेशा आपने याद रखनी है। नंबर 2, a इज स्मॉल लेटर इंडिकेटिंग इंटरसेप्ट। व्हाट इज a? a इज इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है जो हमारी ट्रेंड लाइन है वो ओरिजिन के कितने ऊपर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो वो बेसिकली रिसर्च बेस्ड में आ जाता है, वो उसके ऊपर मैं अलग वीडियोस बना सकता हूँ। तो a इज इंटरसेप्ट इन दिस इक्वेशन। नेक्स्ट आ जाता है बी। बी क्या होती है? बी होती है स्लोप। और ये जो ए और बी होगा ये स्मॉल लेटर ही होंगे, ये बड़े नहीं होंगे। अगर आपने बिग का स्मॉल, स्मॉल का बिग कर लिया तो कहानी ख़त्म समझो आपकी, ठीक है ना। टीचर आपकी कहानी ख़त्म कर देगी पेपर में, मतलब, ठीक है। तो बी इज़ अ स्मॉल लेटर इंडिकेटिंग स्लोप ऑफ ट्रेंड लाइन। तो बी क्या बताता है? स्लोप ऑफ ट्रेंड लाइन। तो वो मैं लिख लेता हूँ। एंड नेक्स्ट इज बी के बाद आ जाता है कैपिटल एक्स। जो ये एक्स है ये कैपिटल में लिखा हुआ है, मैंने कर्सिव में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो कैपिटल एक्स क्या इंडिकेट करता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैं लिख देता हूँ कि एक्स इज अ कैपिटल लेटर इंडिकेटिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब एक्स वाई से सरदार नहीं होता, बल्कि वाई एक्स से सरदार होता है। तो वाई क्या हुआ? डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। एंड लास्ट आ जाता है एन। एन इज इन कैपिटल वर्ड, ठीक है, कैपिटल लेटर है। तो एन को क्या कहते हैं हम? नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ सीरीज। ये जो नंबर ऑफ गिवन डाटा है, ठीक है, इसको एन से डिनोट करते हैं। अब हमारे आगे प्रॉब्लम ये है कि जब क्वेश्चन आए तो इन तीन इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, वो सारा कुछ मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये नंबर ऑफ़ ईयर्स या नंबर ऑफ़ डाटा जो है वो एन होता है, जो गिवन डाटा होता है। हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि हम खुद बनाएंगे, वो रिसर्चर्स खुद बनाते हैं अपने डाटे, ठीक है। तो आई होप आपको ये इक्वेशंस का थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा। तो वाई टी मेन है, ए मेन है, बी मेन है, एक्स मेन है और एन मेन है। ये मेन चीज़ें हैं, इन्हीं के आगे सारी की सारी टाइम सीरीज़ घूमती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल दीज फैक्ट्स। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे जाके मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको। फाइंड ट्रेंड लाइन। फाइंड
ट्रेंड लाइन मतलब ट्रेंड की इक्वेशन एक ही बात है, कॉमा ट्रेंड वैल्यूज एंड ऑल्सो प्रेडिक्ट सेल्स इन ईयर 1998 1998 में जो भी सेल्स थी उसको भी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब ईयर्स लिखते हैं 91 से 97 तक ले जाते हैं, 91 से 97 तक लिख लेते हैं और ईयर्स के साथ सेल्स या प्रॉफिट कोई भी डाटा आपको गिवन है 3, 6, 2, 5, 1, 3, 8, तो ये आपको गिवन डाटा है। तो बेसिकली आपको 3 चीज़ें निकालने को कहा गया है। पहला इन्होंने कहा कि भाई ट्रेंड लाइन निकालो, ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन को हम ट्रेंड की इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा इन्होंने कहा है कि भाई अपना ट्रेंड वैल्यूज़ निकालो। और तीसरा इन्होंने कहा है कि भाई प्रिडिक्ट करो ये इस साल में क्या हुआ, उस साल में क्या हुआ। तो ये अपने आप में एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में, जिस भी कॉलेज लेवल पे ये क्वेश्चन आता है तो ये अपने आप में एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इस लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन मैं ईयर्स लिख दूंगा। सबसे पहले सॉल्यूशन का एस उल्टा पुल्टा हो गया है, इसको रब करके फिर से लिख लेता हूँ। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं ईयर्स लिखूंगा सेम टू सेम 91 से लेकर 97 तक, 91 to 97 लिख लूँगा। और उसके बाद लिखूँगा सेल्स 3625138। अब यहाँ से काम शुरू हो गया हमारा, ठीक है। जो भी सेल्स है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ये लगे कि मैंने कौन कौन सा नया काम किया है। जो भी ईयर्स के साथ दिया है उसको वाई लेना है और जो नेक्स्ट कॉलम है वो एक्स बनाना है। एक्स कैसे बनाना है, 0 से शुरू हो जाओ और 1 2 3 4 5 6 लिख लो, ठीक है। 0 से शुरू हो जाओ और लिख लो। अब ईयर्स में 1 1 का गैप है तो एक्स में भी 1 1 का गैप होना चाहिए। और कई बार आपको क्वेश्चन आता है कि 91 का ओरिजिन लो, कई बार आता है 90 का ओरिजिन लो। अगर आपको आ जाता है 90 का ओरिजिन लो तो 0 90 होता है और 91 से 1 2 3 4 5 6 शुरू हो जाता है, 1 1 का गैप। बाकी तो आप एक्स का स्क्वायर भी कर लेंगे, वाई का टोटल कर लेंगे, एक्स का टोटल कर लेंगे। ये तो बहुत आसान चीज़ें हैं। मेन चीज़ समझने वाली ये है कि एक्स कैसे लेना है। 0 से शुरू हो जाओ 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ईयर्स में एक एक का गैप है तो एक्स में भी एक एक का गैप आएगा। अगर यहाँ होता 94 को ले लो तो 94 को आप ओरिजिन मान के चलो तो 94 0 हो जाता, उसके नीचे 1 2 3 4 चलता, उसके ऊपर -1 -2 -3 ऐसे चलता। तो ये बाकी चीज़ें तो आसान है, खैर एक्स निकालना आसान है, एक्स स्क्वायर निकालना आसान है, एक्स वाई निकालना आसान है। मल्टीप्लाई करके सारे डाटे आपने निकाल दिए। अब ये जो सारे डाटे निकाले हैं ये आपने कौन सी इक्वेशन में पुट करना है वो बताता हूँ। जैसे है वाई टी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स वाई इट इज इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये जो लास्ट की जो 2 इक्वेशंस हैं मैं मार्क कर देता हूँ, ये जो लास्ट की 2 इक्वेशंस है इनके अंदर ये सारी वैल्यूज़ डाल देनी है जो हमने निकाली हैं और इन वैल्यूज़ को डाल के जो ए और बी है उसकी जो है वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे सिग्मा वाई 28, एन नंबर ऑफ आइटम्स 7, ए की जगह ए, बी की जगह बी, सिग्मा एक्स की वैल्यू, दूसरी जगह भी सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ डाल दी, ए बी की जगह तो ए बी रहेंगे। तो ये दोनों इक्वेशंस हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल ना करना पड़े। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है 28 इज इक्वल्स टू 7a प्लस 21, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। फिर 92 इज इक्वल्स टू 21a प्लस 91b, ठीक है। अब इन दोनों में से a के नंबर छोटे हैं, इसको इक्वेशन 2 ले ली। तो a के नंबरों से हम पंगा लेंगे, b से नहीं लेंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका, पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 21 से और दूसरी को 7 से, मतलब जो a के आगे पीछे नंबर है ना उन्हीं से मल्टीप्लाई कर दो। कई बच्चे मुझे ये कहेंगे कि सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर देते, पहली इक्वेशन को कर सकते थे भाई, मगर ज़रूरी नहीं कि हर बार सेम मल्टीपल टाइप आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं किससे करना किससे नहीं करना। जो फर्स्ट इक्वेशन में a के आगे लिखा है उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो और जो सेकंड इक्वेशन में a के आगे लिखा है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई के उसमें लिखता हूँ। सबसे पहले मैं फिर से इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ कि इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी इक्वेशन भी लिख लेता हूँ 21a
प्लस 91b, इसको इक्वेशन 2। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 21 से और नीचे वाली को मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 से, क्योंकि ये नंबर छोटे हैं तो इन्हीं से मल्टीप्लाई करके हम अपना गुजारा चला लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, मान लो 588, इट इज़ इक्वल्स टू 147a प्लस 441b, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 644, इट इज़ इक्वल्स टू 147a प्लस 637b। तो इन दोनों को जब भी सॉल्व करते हैं, आपको ये पता है ना, साइंस चेंज होते हैं नीचे वाले, तो साइन चेंज कर लेनी है। 147 तो ख़त्म होगी कहानी इसकी। तो नेक्स्ट बच गया 56 इज इक्वल्स टू माइनस 196b, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे जाके इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये आ जाएगा b इज इक्वल्स टू माइनस 56 तो था ही, माइनस 196 भी आ जाएगा, तो ये काट देंगे तो ये बन जाएगा 0.28। तो ये बन गया आपके सामने 0.28। अब ये जो b की वैल्यू 0.28 आई है, ये किसी भी इक्वेशन में डाल दो। हम इक्वेशन 1 में डालते हैं, आप 2 में डालो, 1 में डालो, आंसर सेम आएगा। तो पुट b इज इक्वल्स टू 0.28 इन इक्वेशन 1, वी गेट 28 इज इक्वल्स टू 7a प्लस 21b, आई विल रब इट 21b। अब b की जगह नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ b 0.28, 21 इंटू b इज 0.28। नेक्स्ट इज वी विल सॉल्व इट, ठीक है। 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.28 से 5.88 आ गया। अब ये 5.88 को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो 5.88 माइनस हो गया 7a, तो ये आ गया 22.12 इज इक्वल्स टू 7a, ठीक है। तो a की वैल्यू सीधा ही आ गई, a इज इक्वल्स टू 22.12 डिवाइडेड बाय 7, दैट इज इक्वल्स टू 3.16। तो अब हमने a और b की वैल्यूज़ निकालनी है। अब हम सीधा इसको ट्रेंड वैल्यूज़, जो ट्रेंड लाइन है उसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। a और b की वैल्यू हमारे आगे आ गई है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? सबसे पहला क्वेश्चन था इस टॉपिक का कि भाई ट्रेंड लाइन निकालो। ट्रेंड लाइन को ट्रेंड इक्वेशन भी कह देते हैं, तो आपको डरने वाली बात नहीं है अगर ट्रेंड इक्वेशन भी लिखा हो कहीं पे। तो हमने क्या निकाला? ट्रेंड इक्वेशन या ट्रेंड लाइन। तो वो क्या थी? yt इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, yt इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अब a और b की वैल्यू डालो। a कितना था? 3.16 और b कितना था? 0.28। तो x की जगह x ही रह जाएगा। तो ये हमारी बन जाएगी ट्रेंड लाइन। तो जो आपका पहला क्वेश्चन था कि भाई ट्रेंड लाइन निकालो, दिस इज द ट्रेंड लाइन। ओके, आई होप आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई ट्रेंड वैल्यूज़। अब ये ट्रेंड वैल्यूज़ क्या बीमारी है, ये कंफ्यूज कर देती है बच्चों को, मगर ये बहुत आसान होती है। ट्रेंड वैल्यूज़ में क्या होता है, जितने भी आपने x लिए हुए हैं उन x की वैल्यू इस इक्वेशन में डालनी है। फॉर एग्जांपल आप लिखोगे a इन ईयर 1991। अगर आप टेबल में देखोगे आपने 1991 में x क्या लिया था? 0। तो जब x 0 लिया था तो इसी इक्वेशन में yt इज इक्वल्स टू 3.16 प्लस 0.28, x की जगह क्या डालेंगे? 0, तो ये आ गया 3.16। तो ये आपकी ट्रेंड वैल्यू निकल गई, ठीक है। b इन ईयर 1992, x की वैल्यू कितनी थी टेबल में? x की वैल्यू थी 1। तो अब हम क्या करेंगे इसी इक्वेशन में, देयरफॉर yt इज इक्वल्स टू 3.16 प्लस 0.28 इंटू 1, एक्स की वैल्यू डालते रहेंगे। तो जो ऊपर ट्रेंड की इक्वेशन निकली है इसमें एक्स की वैल्यू डालते रहेंगे, जो आया आंसर। फिर लिख देता हूँ शॉर्ट में, इन ईयर 1993 एक्स की वैल्यू थी 2। तो इसकी अगर ट्रेंड वैल्यू निकालनी है तो yt इज इक्वल्स टू 3.16 प्लस 0.28, एक्स की जगह डाल दिया 2। तो जो भी आया वो आंसर। मतलब इन सारों की ट्रेंड वैल्यूज़ निकालनी है फॉर ऑल ईयर्स। सारे ईयर्स निकाल देना भाई, ये ना हो कि आप 2-3 निकाल के छोड़ दो। मेरे पास तो टाइम कम है तो इसलिए मैंने 2-3 निकाली हैं। तो मैं लिख देता हूँ, प्लीज़ कैलकुलेट फॉर ऑल ईयर्स। सारे ईयर्स की निकालनी है जितना टेबल में गिवन है। सॉरी। तो ये सारी की सारी ट्रेंड वैल्यूज़ निकाली। और थर्ड आ गया प्रिडिक्शन। थर्ड इज प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन में हमें गिवन क्या था? प्रिडिक्शन में हमें था कि प्रिडिक्ट करो सेल्स। मैं हेडिंग बना लेता हूँ, साथ के साथ बोलता भी रहता हूँ। ओ ये रब हो गया। प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट सेल्स इन ईयर 1998 थी। प्रिडिक्ट सेल्स इन ईयर 1998, इन ईयर 1998। तो 1998 में प्रिडिक्ट करनी है सेल्स। तो हम प्रिडिक्शन के लिए हम लिखते हैं इन ईयर 1998 एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। 7 कैसे होएगी? अब
सिंपल सी बात है कि भाई 97 पे 6 हमने ली है तो 98 पे तो 7 ही होगी ना, x की गिनती चलती रहेगी नीचे तक। दोबारा रिपीट करता हूँ, 97 पे 6 लिया था तो 98 पे तो 7 ही आया ना जब टेबल में देखोगे। तो इसी में हमने वैल्यू पुट कर दी 7 की और जो भी आया वो आंसर, तो ये प्रिडिक्शन होगी। तो ये तो लॉटरी है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन एब्सोल्युटली एक लॉटरी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके बाद मैं करूँगा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड 99% सेम है, 99%। बस इसमें एक छोटा सा झोल है जो आपको समझना है कि किस तरीके से इसको उल्ट पुल्ट करके किया जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो शॉर्टकट मेथड है उसमें हम करते क्या हैं। इन शॉर्टकट मेथड वी प्रोवाइड एक्स। इन शॉर्टकट मेथड हम x की वैल्यू इस हिसाब से देते हैं कि सिग्मा x 0 आना चाहिए, ठीक है। ये बात याद रखना, वी प्रोवाइड x सच वैल्यूज सो दैट वी प्रोवाइड x। ओहो, फिर से लिख लेता हूँ, ये राइटिंग थोड़ी ख़राब हो जाती है तो मुझे मज़ा सा नहीं आता। वी प्रोवाइड x such values so that sigma x is equal to 0। हम x की वैल्यू इस हिसाब से देंगे कि सिग्मा x 0 आना चाहिए। अब सिग्मा x 0 आएगा तो हमारा क्या मकसद हुआ सिग्मा x को 0 करने का, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले वी नो दैट, हमें ये पता है कि ये वाली इक्वेशन है y t इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, सिग्मा y इट इज़ इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, ये भी पता है हमें। और सिग्मा एक्स वाई इट इज़ इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशन तो आपको पहले की पता है ली स्क्वायर की, ठीक है। ये इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब ध्यान से देखना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से हम पंगा क्या करें कि हमारा निकालना आसान हो जाए। तो मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि हमने सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 करनी है तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर मैं इक्वेशन 1 लिखूँ फिर से तो यह है सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। तो मैंने टेबल में सिग्मा एक्स को तो 0 बनाना है, तो जब मैं उसको 0 बनाऊंगा तो ये b इंटू 0 आ जाएगा। तो b इंटू 0 क्या होता है भाई 0। तो ये बचेगा सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू एन ए, तो a की वैल्यू सीधा ही निकल जाएगी, ये हो जाएगी सिग्मा वाई बाय एन, ठीक है। तो हमें वो इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ी, a b की वैल्यू इसमें से सीधा आ जाती है। अब इक्वेशन 2, सिग्मा वाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन थी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए इंटू 0 लिख लेंगे, क्योंकि सिग्मा एक्स तो हमने 0 ही बना दिया है। तो अब इसमें आ जाएगा सिग्मा एक्स वाई इट इज़ इक्वल्स टू बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो अगर हमने b निकालना है तो एक्स वाई को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो ये सीधा b की वैल्यू आ गई। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशन, कि उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बजाय वी कैन डायरेक्टली फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। सो मैं थोड़ा इंग्लिश में लिख लेता हूँ। सो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशंस वी कैन डायरेक्टली फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यूज डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश में नहीं बोल सकता, मैं बोल सकता हूँ इंग्लिश में, मगर मेरा मकसद ये है कि जो मतलब जो हिंदी उर्दू पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं उनको समझाना, क्योंकि अपने अपने लोगों को समझा के तो मज़ा ही कुछ और है ना। तो मैंने ये लिख लिया कि भाई ए और बी की वैल्यू को निकालने के लिए हमने ये शॉर्टकट मेथड लगाया जिसमें हमें इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ऑड नंबर ऑफ़ ईयर्स का। तो ऑड नंबर ऑफ़ ईयर्स का इसमें अलग तरीका है, इवन नंबर ऑफ़ ईयर्स का इसमें अलग तरीका है, दोनों के दोनों बता दूंगा। और 90% सेम है क्वेश्चन। उसके बाद बस इसमें सिग्मा एक्स का थोड़ा झोल है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो अब एक तरीका बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, ईयर्स हैं, अंडरलाइन कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ ईयर्स है 91, 97 तक लिख लेता हूँ, 2 3, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ़ ईयर्स में इसमें मुझे नंबर ऑफ़ ईयर्स देखनी है, ठीक है ना, इसमें मुझे नंबर ऑफ़ ईयर्स देखने हैं। तो उसके बाद मैं सेल्स लिख लेता हूँ 3 6 2 5 8 7 3, ठीक है। तो इसमें मुझे ये गिवन क्वेश्चन है और गिवन क्वेश्चन को फिर मैं क्या करूँगा, जो सेल्स लिए हैं उसको वाई ले लूँगा हमेशा ईयर के साथ, नेक्स्ट ले लूँगा एक्स। अब मुझे एक्स इस हिसाब से देना है सिग्मा एक्स 0 है, तो ये 7 है, तो इसको 2 ग्रुप में डिवाइड करूँगा और सेंटर वाले को 0 ले लूँगा, उसके नीचे 1 2 3, उसके ऊपर उल्टी गिनती -1 -2 -3। अब ईयर में एक एक का गैप है तो एक्स में भी एक एक का गैप होना चाहिए। यहाँ से सिग्मा वाई निकालूंगा, यहाँ से सिग्मा एक्स निकालूंगा, नेक्स्ट कॉलम एक्स स्क्वायर करूँगा। आई होप
आप इस लेवल पे हो तो एक्स स्क्वायर तो निकालना आता ही होगा, तो मैं बोलूँगा नहीं उसको, सीधा टोटल करूँगा तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और एक्स वाई निकालेंगे, एक्स वाई भी मैं बोलूँगा नहीं, एक्स इंटू वाई इस लेवल पे पहुँच गया तो एक्स इंटू वाई तो करना आता ही होगा, तो एक्स इंटू वाई निकाल के आपको टोटल करना है इसका, तो टोटल इसका आ जाएगा सिग्मा 8। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज़ को, ठीक है, हम यूज़ करेंगे और ए और बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा टेबल को सजा भी देता हूँ क्योंकि सजावट का अपना ही मज़ा है। टीचर को क्या चाहिए भाई, टीचर को चाहिए दिखावा, आजकल है दिखावे का ज़माना, जितना दिखावा करोगे उतना ही सही है। मतलब अपनी लाइफ में दिखावा मत करो, मगर पेपर में कम से कम दिखावा करो ताकि टीचर को लगे कि आपको बहुत कुछ आता है। तो क्वेश्चन क्या है, वाई टी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, वेयर ए क्या क्या फार्मूला था, सिग्मा वाई बाय एन, अभी हमने बताया था ना कैसे निकला वो फार्मूला। तो सीधा आप 34 को 7 से डिवाइड करेंगे, ए का सीधा फार्मूला बन जाएगा ए का, और वैसे ही बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी का बन जाएगा सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 0.28। तो ए बी की वैल्यू हमें सीधा ही निकल गई, हमें वो इतना मत्था नहीं मारना पड़ा अपना, ठीक है, दिमाग नहीं घुमाना पड़ा, इक्वेशंस को इसको इससे मल्टीप्लाई करो, उससे मल्टीप्लाई करो, वो नहीं करना पड़ा। तो ये जो ट्रेंड वैल्यू है वाई टी या वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसमें ए और बी की वैल्यू सीधा ही आ गई। अब इसके बाद वाला प्रोसीजर सारा का सारा सेम है। ठीक है, सेम क्या है, जैसे ट्रेंड वैल्यूज़ निकालनी है तो एक्स की वैल्यू -3 -2 -1 0 ये सारी वैल्यूज़ प्रोडिक्ट करनी है। और अगर आपको प्रेडिक्शन आ गई तो जैसे 97 पे 3 है, ठीक है, 97 पे 3 है तो 98 पे 4 हो जाता, 99 पे 5 हो जाता। मैं जूम करके लिख लेता हूँ यहाँ पे, यार जगह कम है तो मैं लिख लेता हूँ, रेस्ट प्रोसीजर इज सेम इन फाइंडिंग ट्रेंड वैल्यूज एंड प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन और ट्रेंड वैल्यूज में वही है, जिसमें एक्स में गिनती चल रही है तो अगर नीचे नीचे वाले ईयर आते हैं तो एक्स को उतना उतना ही बढ़ाते रहो। तो जूम करके लिख लेता हूँ ताकि जगह पूरी पड़ जाए, क्योंकि जगह पूरी नहीं पड़ती फिर पेज में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, बहुत झमेला होता है वीडियोस बनाने का भी, इतना आसान नहीं है। उसके बाद ये आपने याद रखना है कि भाई ये जो वैल्यूज़ हैं इसमें एक एक नंबर का गैप होना चाहिए, और अगर 98 आई तो उसके नीचे 3 के नीचे 4 हो जाएगा। मैं थोड़ा पेंसिल का एडजस्ट कर लूँ, ये बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है तो फिर लिखने में मज़ा नहीं आएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और नेक्स्ट पेज पे हम डिस्कस करते हैं कि जो है क्या कहते हैं, दूसरा ऑड के बाद इवन नंबर ऑफ ईयर्स में क्या पंगा पड़ता है। इवन नंबर ऑफ़ ईयर्स में भी बहुत पंगा पड़ता है। इवन नंबर ऑफ़ ईयर्स में भी कई लोग 2 तरीके फॉलो करते हैं। मैं एक तरीका तो आपको करके बता दूंगा और एक तरीका बता दूंगा आपको लास्ट में जाते जाते कि किस तरीके से होता है। दोनों तरीके तकरीबन सेम है। जैसे ईयर्स ले लेते हैं 91 से लेकर 98 तक, 95, 96, 97, 98, ठीक है। और सेल्स ले लेते हैं, 3, 5, 2, 6, 4, 2, 5, 8। तो ये अब सेल्स के साथ ईयर्स के साथ जो भी गिवन होता है आपको याद है कि उसको हम वाई ले लेते हैं, और नेक्स्ट कॉलम एक्स। अब हमने एक्स कैसे लेना है, अब देखो ये तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, सेंटर वाली तो कोई वैल्यू नहीं आई, तो कई लोग कहते हैं -2, -3, -1, -2, -3। ओहो मैंने गलत ले लिया, दोबारा लिखता हूँ। कई लोग क्या करते हैं 1, 2, 3, 4 और ऊपर -1, -2, -3, -4, तो टोटल तो 0 आ गया। मगर भाई टोटल 0 आ गया, ये मेथड गलत है। -1 और 1 के बीच में तो 0 भी आता है, तो 2 नंबर आ गए ना। तो हमने ईयर में एक एक गैप है तो हमने एक एक का गैप ही लेना है। तो इसका एक ही तरीका है, जो नीचे वाला हाफ है उसको दे दो 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, ठीक है। और ऊपर वाले को -0.5, -1.5, -2.5 एंड -3.5। तो अगर इसका टोटल करेंगे तो नंबर में एक एक का गैप भी हुआ और टोटल भी 0 हो गया। तो सिग्मा वाई का यहाँ टोटल बनता है 35, सिग्मा एक्स का तो 0 बन गया। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करना तो आता ही होगा तो मैं बार बार बोल के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो इसको स्क्वायर कर लेंगे। अब एक और तरीका है, कई लोग क्या करते हैं एक्स की वैल्यू पॉइंटों में आ गई तो पॉइंटों को स्क्वायर करना तो झमेले वाला काम है, तो वो नेक्स्ट कॉलम एक्स स्क्वायर की जगह 2x का बना लेते हैं, जिससे कि 2 से मल्टीप्लाई करके पहला आ गया -7, -5, -3 ऐसे करके, तो नंबर राउंड फिगर में आ जाता है। तो नंबर राउंड फिगर में आ जाएगा तो फिर आसान हो जाएगा। मगर आप इस तरीके से भी कर सकते हो। फिर एक्स स्क्वायर का टोटल किया, फिर एक्स वाई निकाला, एक्स वाई मतलब एक्स इंटू वाई, तो एक्स इंटू वाई का भी हमने मल्टीप्लाई कर करके सामने लिख लिया। अब मैं मल्टीप्लाई कर करके बोलूँगा नहीं, क्योंकि इस लेवल तक पहुँचे हो यार टाइम सीरीज़, तो आपको तो आता ही होगा ना मल्टीप्लाई करना। तो इसका टोटल करेंगे सिग्मा एक्स वाई, वो है 74.5। आई एज्यूम कि आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई आता है,
ठीक है। अगर नहीं आता तो मुझे लग रहा है कि आपको 6/7 की कोई वीडियो देखनी चाहिए, तो उसमें से थोड़ा प्लस माइनस आ जाएगा। तो अब मैं सीधा इक्वेशन पे जाता हूँ, वाई टी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। तो सबसे पहले ए है सिग्मा वाई बाय एन, वही वाले फॉर्मूले जो हमने ड्राइव किए थे। तो इसमें से सीधा निकल जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज़ 4.37। तो ए की वैल्यू सीधा निकल गई और बी की वैल्यू भी सीधा निकल जाएगी, सेम फॉर्मूला सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर, दैट इज़ 74.5 डिवाइडेड बाय 42, दैट इज़ 1.77। तो ए और बी की वैल्यू सीधा ही निकल गई, तो हमें कोई परेशानी नहीं करनी पड़ी। जैसे पिछली बार भाई पहली इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करो, दूसरी को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर आएगा, फिर माइनस के साइन लगाओ नीचे, तो बहुत झमेले वाला काम है। तो ये आपके सामने ट्रेंड लाइन बन गई। अब रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज सेम। आप इसमें से ट्रेंड वैल्यूज़ निकालो, चाहे आप क्या कहते हैं, ट्रेंड वैल्यूज़ के बाद आप अपनी प्रिडिक्शन करो, सारा सेम है। बस एक बात याद रखना कि किसी किसी बुक में, मैं बताता हूँ, किसी किसी बुक में ऐसा हो जाता है कि जो एक्स है वो पॉइंटों को राउंड फिगर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो राउंड फिगर में नंबर आ जाएंगे, फिर उन्हीं का स्क्वायर करके उन्हीं को एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वन एंड द सेम थिंग, ट्रेंड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको टाइम सीरीज़ काफ़ी हद तक बता दी।